नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की और विधानसभा चुनाव को बिहार की खुशहाली का नया अध्याय बताया। मोदी ने गुरुवार को कहा कि बिहार में जंगल राज की चर्चा अगले 100 साल तक होती रहेगी और विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, जनता उसके किए गुनाहों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब स्थिरता होती है तो विकास की रफ्तार भी बढ़ती है। बिहार कह रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। विपक्ष पर तंज कसते हुए मोदी बोले, जो खुद को गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता उन्हें लठबंधन कहती है, जो सिर्फ लाठी चलाना जानते हैं। मोदी ने कहा कि बिहार के लोग अब जंगल राज वापसी नहीं चाहते। उन्होंने महिलाओं की ताकत पर भी जोर दिया और बताया कि 1.2 करोड़ बहनों को बिजनेस शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए मिले हैं। मोदी ने कहा कि 14 नवंबर से बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का नया युग शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर सियासत गर्म है जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत साल के अंत तक रूस से तेल आयात लगभग बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इसका आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ट्रंप को भारत की ओर से ऐलान करने का हक नहीं है, जैसे हम वॉशिंगटन के फैसले नहीं बताते। भारत ने भी किसी भी समझौते से इनकार किया है और कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति का मकसद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और स्थिर आपूर्ति है। ट्रंप ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ भी लगाया और भारत से ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाने की बात भी कही है। पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा खत्म होते ही बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी पूरे राज्य में 1000 से ज्यादा कैंप लगाने जा रही है। खासकर बांग्लादेश से सटे जिलों यानी कि उत्तर 24 परगना, नदिया, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में। बीजेपी का कहना है कि इन कैंपों का मकसद 2002 के बाद भारत आए उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिलाना है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को लोगों को आवेदन करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि CAA बीजेपी का पुराना वादा है और अब इसे जमीन पर उतारने का समय आ गया है। पार्टी का मानना है कि इससे शरणार्थी हिंदुओं में भरोसा बढ़ेगा और वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दीपावली के दौरान बच्चों के लिए बनी देसी पटाखा गन अब जानलेवा साबित हो रही है। इस कार्बाइड गन ने सिर्फ 3 दिन में 120 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल पहुंचा दिया, जिनमें से 14 की आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। टिन या प्लास्टिक के पाइप से बनी ये गन कैल्शियम कार्बाइड और पानी के संपर्क से एसिटिलीन गैस बनाकर धमाका करती है। विस्फोट के वक्त जलती गैस और टुकड़े आंखों पर लगते हैं, जिससे रेटिना जल जाती है। विदिशा में इन गनों पर बैन होने के बावजूद ये मेले और ठेलों पर मिनी कैनन के नाम से बिक रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि देसी बम है जो जिंदगी तबाह कर रहा है। ANI की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश ने सीनियर पत्रकार रवीश कुमार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। स्मिता का कहना है कि रवीश कुमार आज मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस के यूपीए शासन यानी कि 2004 से 2014 में NDTV पर एंकरिंग कर रहे थे, तब चैनल को सत्ता से खास पहुंच मिली हुई थी। उन्होंने NDTV के संस्थापकों को मिले पद्म पुरस्कार और 2013 में राष्ट्रपति भवन में हुए चैनल के कार्यक्रम का जिक्र किया। स्मिता ने कहा कि रवीश ने तब सवाल क्यों नहीं उठाए। हालांकि तथ्य बताते हैं कि रवीश कुमार ने यूपीए कार्यकाल के दौरान 2G और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े घोटालों पर रिपोर्टिंग की थी, यानी उन्होंने सत्ता की आलोचना भी की थी। अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में एक भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। 21 साल का जसनप्रीत सिंह नाम का युवक, जो अवैध रूप से 2022 में अमेरिका में घुसा था, ड्रग्स के असर में ट्रक चला रहा था। उसका ट्रक हाईवे पर धीमी रफ्तार में चल रही गाड़ियों से जा टकराया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक जसनप्रीत ने ब्रेक तक नहीं लगाया और उसका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया है। बताया गया है कि जसनप्रीत को बॉर्डर पेट्रोल ने 2022 में पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। अब अमेरिकी एजेंसियों ने उस पर इमिग्रेशन केस भी दर्ज किया है। अगस्त में भी एक अन्य भारतीय ड्राइवर ने इसी तरह का हादसा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर मलेशिया में 20वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक पीएम मोदी 26 अक्टूबर को आसियान इंडिया सम्मेलन में वर्चुअल जुड़ेंगे, जबकि 27 अक्टूबर को मलेशिया में जयशंकर पीएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। 22वां आसियान इंडिया सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में आयोजित होगा।
विपक्षी कांग्रेस ने पीएम मोदी के मलेशिया ना जाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है जिसमें भारत सदस्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में दिवाली और काली पूजा की रात को अवैध पटाखे फोड़ने और उपद्रव करने के आरोप में 153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 43 लोग प्रतिबंधित पटाखे फोड़ने के आरोप में पकड़े गए, जबकि बाकी उपद्रव के आरोप में। राजधानी कोलकाता में 16 गिरफ्तारियां हुई और पूरे राज्य में 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए गए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदूषण रोकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने दिवाली में शाम 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन कई शहरों में देर रात तक पटाखे फोड़े गए। 28 नवंबर को छठ पूजा पर भी सुबह 6 से 8 तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है। राजस्थान के भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में शर्मा को कर्मचारी के साथ झगड़ते और एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते देखा गया। बाद में दीपिका व्यास नाम की महिला ने खुद को एसडीएम की पत्नी बताकर एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप था कि कर्मचारियों ने अश्लील टिप्पणियां की। पुलिस ने 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब सामने आया है कि व्यास शर्मा की कानूनी पत्नी नहीं है। अधिकारी की असली पत्नी पूनम शर्मा बच्चों के साथ अलग रह रही हैं और पहले भी उन्होंने एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शर्मा का विवादित अतीत, सस्पेंशन और घरेलू विवाद भी सामने आ चुका है। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर की सेंट्रल जेल में है। सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत यहां रखा गया है। अब उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बारेंट बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की पत्नी अंगमो ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि जब भी वो अपने पति से मिलने के लिए जोधपुर सेंट्रल जाती हैं, वहां पर तब से लेकर दिल्ली लौटने तक पुलिस उनके साथ रहती है और उनकी हर गतिविधि की निगरानी रखती है। अंगमो ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है। अपने हलफनामे में उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत से उन्हें लगातार दिल्ली में निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 7 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को जब वो जोधपुर सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक से मिलने गईं, तो जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही उनकी निगरानी रखना पुलिस ने शुरू कर लिया और पुलिस ने उन्हें अपने वाहन में बैठा लिया और पूरी यात्रा के दौरान पुलिस उनके साथ ही रही। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उन्हें पहले से अपनी यात्रा की जानकारी अधिकारियों को देनी पड़ती है। अंगमो ने कहा कि जेल के अंदर जब वो अपने पति से मिल रही थी, तब एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मंगलेश और एक महिला कांस्टेबल वहीं पे पास में बैठी रहीं और उनकी बातचीत के नोट्स ले रही थी। हलफनामे में अंगमो ने कहा कि मुझे जोधपुर में किसी और से मिलने या कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब मेरे पास ट्रेन में सवार होने से पहले कुछ घंटे थे, तब भी पुलिस ने मुझे रेलवे स्टेशन ले जाकर वहीं बैठाए रखा। ट्रेन में भी अधिकारी मेरे साथ बैठे रहे और 2 घंटे बाद मेरता रोड जंक्शन पर उतर गए। कांग्रेस ने अब कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के आलंद में हुई वोट चोरी में बड़ा खेल सामने आया है। एसआईटी को सबूत मिले हैं कि आलंद सीट पर हर एक वोटर को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया था। कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के इस खेल में 6018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए गए, जिसके लिए कुल 4.8 लाख का पेमेंट हुआ। वोटर डिलीट करने के ये फर्जी आवेदन कलबुर्गी के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोट चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद एसआईटी ने वोट चोरी की जांच शुरू की थी। इस मामले में एसआईटी ने बीजेपी नेता सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारकर 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जरा सोचिए, वोट चोरी का ये भंडाफोड़ तो सिर्फ एक विधानसभा सीट का है। बीजेपी ने इस तरह कहां सिस्टमैटिक वोट चोरी की है, उसका खुलासा होना भी बाकी है। बीजेपी की ये वोट चोरी लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जहां गरीबों और वंचितों के अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनावी धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इनकी नीयत समझ चुकी है, करारा सबक सिखाएगी। बिहार चुनावी माहौल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला।
रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में कुल 32.5 साल की सजा हो चुकी है, यानी कि 32.5 साल की सजा हो चुकी है और वे अब भी दिल्ली की सीबीआई अदालत में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खुद आईपीसी की धारा 420 के आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि राज्य के विकास में किसका योगदान है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ही बिहार को आगे बढ़ा पाएगी। बिहार में चुनावी जंग तेज होती जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.